अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है बेसिकली ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 60 आवर्स ऑफ मुंबई टेररिस्ट अटैक। अच्छा, ये वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल पर अगर न्यू है। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें जानने को मिलता है नया। सो यस, हियर वी गो। Mahindra KUV 100 Next and Thumbs Up Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark III, Parle-G and Crabtree। 26 नवंबर 2008 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे देरी से चल रही थी। सवारियां ये नहीं जानती थी कि ये देरी एक जानलेवा मुसीबत बन जाएगी। 9:40 हमेशा की तरह लियोपोल्ड कैफे में बियर के गिलासों की खनक। इन मेहमानों को कोई अंदाजा नहीं है कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। 9:40 ताज पैलेस। ये होटल 105 साल से मुंबई की शान बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ तबाही का ऐसा मंजर होगा जिसके बारे में सोचकर भी लोग सहम जाएंगे। रात के 10 बजे रंजीत सिंह रोज की तरह होटल के गेट पर दरबान की ड्यूटी निभा रहे हैं। इन्हें अंदाजा नहीं है कि इस शांत जगह में बहुत जबरदस्त अफरा तफरी मचने वाली है। रात के 10:25 नरीमन हाउस। इसमें रैबाई हॉल्सबर्ग अपनी पत्नी रिवका और बेटे मोशे के साथ रहते हैं। यहाँ मुंबई में आने वाले यहूदी मुसाफिर भी रुकते हैं। मुंबई पर हमले जारी थे। ये हमले मुंबई के दक्षिणी हिस्से के अलग अलग जगहों पर हो रहे थे। सिर्फ एक घंटे में 100 से ज्यादा मासूमों को बर्बरता के साथ मार दिया गया था। टीवी पर खौफनाक खबरों का सिलसिला जारी था। पुलिस जवाबी कार्रवाई में जुटी थी। रात के 1 बजे 27 नवंबर दक्षिण मुंबई से 2 ग्रेनेडियर्स का दस्ता अपने बैरक से रवाना हो चुका है। रात के करीब 1 बजे 27 नवंबर इंडियन इंटेलिजेंस ने टेररिस्ट्स और उनके हैंडलर्स के बीच होने वाले टेलीफोन कॉल्स को टैप करना शुरू कर दिया। ये कॉल्स कराची से आ रहे थे। वालेकुम सलाम, की हाल है? सब खैरियत है? आग लगी नहीं लगी है थे? नहीं, आग नहीं लगी। अच्छा मेरा वीर, हुन तुसी फौरन आग ला दो, ठीक है? बहुत जल्द हार्बरक्राफ्ट वाहिनी मार्कोस स्पेशल फोर्सेस बेस INS अभिमन्यु के पास पहुंच गया। मार्कोस को अनजाने इलाके में शानदार ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है और वो सैन्य दल करीब 1 बजे वहाँ पहुँच भी गया। उनमें से एक टुकड़ी ताज होटल गई और दूसरी गई ट्राइडेंट। हमले 26 नवंबर रात को 9:20 पर शुरू हुए। मार्कोस 27 नवंबर को रात 2 बजे पहुंचे। काउंटर टेररिस्ट एक्सपर्ट्स के हिसाब से कार्यबल को हमला होने के आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। उस हिसाब से मार्कोस 5 घंटे गवा चुके थे और NSG जिस वक्त पहुंचेगी वो भी 12 घंटे गवा चुकी होगी। मुंबई की पहचान, मुंबई की शान ताज होटल धू धू कर जल रहा था। दिल दहलाने वाले इस नजारे का लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया देख रही थी। रात के 2 बजे 27 नवंबर 800 सिपाहियों ने लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, CST स्टेशन और कामा हॉस्पिटल को घेर लिया। मार्कोस ताज होटल पहुंच गए। पुलिस से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद होटल के सिक्योरिटी मैनेजर ने उन्हें एक A4 साइज शीट दी। ये होटल के लेआउट का नक्शा था, लेकिन इससे कमांडोज को होटल के लेआउट के बारे में कुछ खास समझ नहीं आया। नक्शे को जेब में रख लिया गया। मार्कोस टीम होटल में घुसने की तैयारी में जुट गई। 8 लोगों की मार्कोस टीम 3 लैब्राडोर्स वाली एक डॉग स्क्वाड के साथ ट्राइडेंट पहुंची। ट्राइडेंट के सिक्योरिटी मैनेजर एक्स कमांडर नागमोटे ने मार्कोस टीम को होटल का नक्शा समझाया और उन 3 गलियारों के बारे में भी बताया जो इन ट्विन होटल्स को जोड़ते थे। 5 बजे IL-76 एयरक्राफ्ट मुंबई में CTTF-1 टीम को लेकर पहुंचता है। सुबह 5:30 बजे टीम कमांडर्स ब्रिगेडियर सिसोदिया, कर्नल राठी और कर्नल शेरॉन क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस उन्हें कुछ जरूरी जानकारी देती है। लेफ्टिनेंट कर्नल RK शर्मा
टास्क फोर्स कमांडर और टैक्टिकल मैनूवर्स के इंचार्ज थे। उन्होंने ट्राइडेंट होटल का 1 घंटे तक जायजा लिया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि बिल्डिंग पर ऊपर से धावा बोला जाएगा। ऊपर से ताज पैलेस। आगे का काम एनएसजी टीम को संभालना था। मार्कोस टीम ने बागडोर एनएसजी को सौंप दी। अब कमांड कर्नल शेरॉन के हाथ में थी। एनएसजी के कमांडोज आगे बढ़ रहे थे। मेजर संजय खांडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रहे थे। उनका इरादा आतंकवादियों को दोनों तरफ से घेरने का था। नरिमन हाउस में घुसे 2 आतंकवादियों ने रेबाई होल्सबर्ग और उनकी गर्भवती पत्नी रिवका के अलावा यहाँ आए कुछ यहूदी मेहमानों की हत्या कर दी है। उन्होंने 2 इजरायली औरतों को इस उम्मीद से बंधक बनाया हुआ है कि वो उनकी सरकार से अपनी मांगे मनवा लेंगे। उन्होंने एक बंधक यॉकवेड ऑर्पेस को इजरायली कॉन्सुलेट में फोन करने को मजबूर भी किया, लेकिन कॉन्सुलेट से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से दोनों आतंकवादी बेचैन हैं। काम हो गया कि नहीं? अभी आपके सामने, मैं इसीलिए आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था कि आपके सामने हो। हाँ जी, होल्ड करो। ओह शिट। हाँ जी, अभी एक ही हुआ ना? नहीं, दोनों। या खुदा। इसी बीच ट्राइडेंट के रूम नंबर 1856 में फायरिंग से पैदा हुई आग को बुझाने के लिए उग्रवादियों ने कमरे के सारे नलों को खोल दिया। कई इंच पानी भरने लगा। आग तो बुझ गई, पर उग्रवादी फंस गए। ये सोच गलत साबित हुई। ये सिलसिला शाम को 4 बजे शुरू हुआ, जो पूरी रात चलता रहा। एक गोली पहले उग्रवादी की आंख में लगकर आर पार हो गई। वो वहीं ढेर हो गया और कमांडोज अंदर आ गए। दूसरा उग्रवादी बाथरूम में दरवाजे के पास गिरा हुआ मिला। उसकी मौत काफी देर पहले ही हो चुकी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने रेडियो पर संदेश भेजा, द ओबेरॉय ट्राइडेंट इज क्लियर। मैं पूरे ऑपरेशन को मर्चेंट हाउस से निर्देशित कर रहा था और आतंकवादियों को वहीं से संभाल रहा था। एक वक्त ऐसा है जब मैं अपने मिशन में इतना खो गया कि मैं अपनी सेफ्टी, सुरक्षा को भी भूल गया और अचानक एक खिड़की के सामने पहुंच गया। और तब मुझे अचानक लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने सामने खिड़की में देखा और मैंने देखा कि एक आतंकवादी अंदर है, करीब 10 फीट की दूरी पर, और वो अपनी AK-47 से मुझ पर निशाना साध रहा है। मैं उसकी आंखों में देख सकता था और जब तक मैं कुछ करता उसने गोली चला दी। मैं एकदम झुक गया और एक के बाद एक 2 हथगोले उस पर फेंके। और वो आतंकवादी वहीं पर ढेर हो गया। किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कमांडोज तेजी से अंदर गए। उग्रवादी मारे जा चुके थे। नरिमन हाउस पर से खतरा टल चुका था। माहौल अचानक बदल गया। जीत की खुशी में कमांडोज ने कैमरे के सामने अपनी राइफल्स उठा दी। 28 नवंबर 2008 दोपहर के 12 बजे। पता था कि आतंकवादी सीढ़ियों के जरिए नीचे आने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ठीक वैसे ही किया। वो नीचे आए, उन्होंने फायरिंग शुरू की और हमने भी उसका जवाब दिया। एक टेररिस्ट की बाह में गोली लग गई थी और उस वजह से उसकी बंदूक नीचे गिर गई और वो चिल्लाया, रब्बा रहम कर। अब वो ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा था। अंधेरा होते ही बाहर की सबसे दक्षिणी खिड़की से एक आतंकवादी ने भागने की कोशिश की। बाहर के दरवाजे से मेजर रॉय ने उस पर 3 गोलियां चलाईं। आतंकवादी बाहर फुटपाथ पर गिर गया। खिड़की के पास से एक और आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहा था। उस पर कैप्टन वरुण दलाल की नजर पड़ी। कमांडोज ने उसे भी गोली मार दी। जब अंदर आग की लपटें शांत हो गई, तब 2 और आतंकवादियों की झुलसी हुई लाशें नजर आईं। मलबे में चलते हुए मेजर खांडवाल ने मौके की तफ्तीश की। सभी 4 आतंकवादी मारे जा चुके थे। ताज भी अब खतरे से बाहर था और मुंबई भी। वीडियो खत्म हो गई। ओके गाइस, ये वीडियो थी जो कि मुंबई अटैक पर थी और एक जगह पर नहीं, मतलब डिफरेंट जगहों पर इंसिडेंट हुआ था एक ही टाइम में।
तो इस वीडियो को देखकर मुझे ये आइडिया हो रहा है कि एक तो कमांडोज जो थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि मैं अपनी सेफ्टी भूल गया था, कि मतलब इतना अपने मिशन में खो गए थे। तो इससे आइडिया होता है कि ये लोग जब अपने मिशन में निकलते हैं तो इनको इतना मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है कि ये अपने मिशन को मिशन समझते हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और यही एक चीज़ होनी चाहिए कि जब ज़रूरत हो, ज़रूरत के टाइम पर ये लोग ऐसे ही रहें। दूसरी बात कि इनकी बहादुरी पे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जिस तरह से वो मुंबई के अटैक पर जो है उन सबको ख़त्म किया। एक तो वो जो अंदर फीमेल्स को मारा, अब मुझे नहीं पता वो रियल वीडियो थी या वो मतलब ऐसी पिक्चराइज करके दिखाई गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उस टाइम पर क्या सीन हुआ था, मतलब हुआ था। तो सबसे पहली बात तो वो बेचारी जो प्रेग्नेंट फीमेल थी उसको मार दिया गया, उसके ऊपर जुल्म हुआ, उन लोगों को मारा। और वो लड़का जो है उनको मारने के बाद वो उनको भी मारा था, वो जो कमांडोज के थे हेड। तो उन कमांडो की जो हाजिर दिमागी थी वो बहुत मुझे अच्छी लगी कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से कि मैं सेफ्टी को भूल गया था और मैं विंडो के पास आके खड़ा हुआ तो मुझे एक आतंकवादी नज़र आया और वो मुझे शूट करने लगा था AK-47 से। और अच्छा मज़े की बात ये है कि मुझे आज पता चला है कि AK-47 इस तरह की दिखती है। एनीवेज ये जो वीडियो है इसमें आइडिया हुआ कि इनका हाजिर दिमागी इतनी है कि इन्होंने इस टाइम पर अपने बारे में सोचा, मतलब उस टाइम में उनको कुछ समझ आया नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन नीचे झुक गए, जिससे जो है वो बच गए। और उसके बाद इन्होंने हैंड ग्रेनेड से उनको तबाह कर दिया। ठीक है, एक तो ये इनकी सक्सेसफुल स्टोरी थी। और इसके अलावा जो मुंबई में अटैक हुआ, मतलब जो ताज होटल में, उसमें भी जो एक तो इतना खूबसूरत होटल था, उसमें जो इन्होंने सारी चीज़ें की। अब इतने सारे लोगों की इन्होंने जाने ली, मुझे समझ नहीं आता कि इस चीज़ को करके इनको क्या मिलता है। लोगों की जानें लेकर, लोगों को नुकसान पहुंचाकर, इन लोगों में ऐसी क्या चीज़ें आती हैं, इनको ऐसे क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है यार। आप किसी की नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी की जान को, किसी को हर्ट कर रहे हो। तो इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोगों को जख्मी कर दिया गया, कितनों के सहारे चले गए, तो अफसोस होता है। और अब वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ पर काम करने वाले भी थे। जैसे कि अब वो काम करने वाला एक रिसेप्शन पे जो सबको वेलकम कर रहा था, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। उनको क्या पता था कि इतना स्माइली फेस लेके जो मैं खड़ा हूँ अभी कुछ टाइम में पता नहीं क्या कहर मचने वाला है। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ही जुल्म हुआ था, बहुत ही ख़तरनाक सिनेरियो था। एंड उनके तो ज़ख्म भी नहीं भरे होंगे जिनके लोग गए, लेकिन यहाँ पर मैं अप्रिशिएट उन सबको करूँगी जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और अपने हैंड ओवर किया और किस तरह से ये सारे मामला को क्लियर किया और अपना मिशन कंप्लीट किया। एंड लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि इन्होंने कहा कि वो कराची से कॉल आई थी, इन्होंने जो ट्रेस किया। अब मुझे इस सीन का इतना ये वाली जो बात है इसका मुझे इतना टू बी ऑनेस्टली आइडिया है नहीं, लेकिन अगर ये कराची से कॉल आई थी तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। और ये कॉल की किसने थी ये भी मुझे आइडिया नहीं है कि कॉल किसने की थी, क्या हुआ था, कॉल के बारे में आइडिया नहीं है। इनको बताना चाहिए था इस वीडियो में कि ये चीज़ हुई थी। ओवरऑल इनकी वीडियो बहुत अच्छी थी, डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बता देते इस बारे में तो मुझे लगता है कि हमें नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होता, काफ़ी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलती। तो गाइज़ आपका क्या कहना है? अगर आपके पास इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं ये वो वाला सीन तो नहीं है, वो कहानी तो नहीं है जो अजमल कसाब वाली थी, अजमल कसाब का जो हुआ था वो तो नहीं है कहीं। अगर अजमल कसाब वाली बात है तो वो मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी और इसके साथ साथ मैं लाइक करूंगी ताकि आपको आइडिया हो कि मैं आपके कमेंट रीड कर रही हूँ। बाकी ये है कि यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा
ओपिनियन और चीज़ें जो समझ आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड ज़रूर मुझे बताइएगा। सजेशन भी दिया करें अच्छी अच्छी वीडियोस की, हम उस पर रिएक्ट ज़रूर करेंगे। लिंक शेयर कर दिया करें, उससे बहुत इजी हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।